दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। कयामत के बादल। पैर की जूती से गले का हार। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। होली के रंगों की तरह वह ससुराल में यह उम्मीद लेकर आई थी कि उसे यहाँ अपने शौहर और सास ससुर का प्यार मिलेगा। आने वाला समय इंद्रधनुषी रंगों की तरह आकर्षक और रंग बिरंगी होगा। लेकिन यहाँ आते ही उसकी सारी आशाएं लुप्त हो गई। हर वक्त ढेर सारा काम और ऊपर से मारपीट व गालियों की बौछार। इन यातनाओं से वह भयभीत हो उठी। न जाने कब ये कयामत के बादल बनकर उस पर टूट पड़े। करीम से पहले उसके रिश्ते की बात उसके फुफेरे भाई अमजद से चली थी, पर अमजद ने इस रिश्ते को यह कहकर ठुकरा दिया कि वे भाई बहन के और वह भाई बहन के निकाह को ठीक नहीं मत था। करीम से उसके रिश्ते की बात जब मोहल्ले में उड़ी तो मोहल्ले के सभी बुजुर्ग खुश हो उठे और बोले, वाह लड़की हो जरीना जैसी, फौरन माँ बाप का कहना मान गई। वैसे आजकल की लड़कियाँ तौबा तौबा कितनी नाफरम हो गई है। सचमुच जरीना जैसी लड़की सबको नहीं मिलती। बुजुर्ग की बातों से छुटकारा मिलता तो सहेलियाँ उस पर कटाक्ष करती। वहाँ बन्नो अपने हबीब से मिलने की इतनी जल्दी तैयार कर ली। अरे थोड़े दिन तो और सब्र किया होता। दिवाली व ईद तो मना ली, होली भी मना कर जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। और वह गुस्से व शर्म से कसमसा कर रही जाती। कुछ दिनों बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी से पहले उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब यह था कि वह करीम को अपने मायके लाएगी और होली का त्यौहार जल्लाद से मनाएगी। पर उसका सपना सपना ही रह गया। उसके मायके में मुस्लिम त्योहारों को जितनी खुशी से मनाया जाता है उतनी ही हिंदू त्योहारों को भी। वहाँ त्यौहार मनाते समय वह नहीं देखा जाता कि उसका ताल्लुक उनके अपने मजहब से या किसी दूसरे धर्म से। वे तो इस देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्यौहार को अपना त्यौहार मानते हैं, पर उसकी ससुराल में तो सब उल्टा ही था। उसे ऐसा पति मिला जो पत्नी की इज्जत करना भी नहीं जानता था। वह तो उसे अपने पैर की जूती समझता था। शादी के कुछ महीने बाद की बात है। उस दिन सब्जी में नमक कुछ ज़्यादा हो गया था। करीम के निवाला उठाने से पहले सास ससुर ने निवाला उठाया और मुंह में लुकमा डालते ही चिंग पड़े। यह सब्जी है या जहर? क्या करीम की शादी हमने यही दिन दिखाने के लिए की थी? वह सुनते ही करीम भड़क उठा था। नालायक, खाना पकाना तक नहीं आता? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया था? इस महंगाई में के ज़माने में इतनी बर्बादी। चल सारी सब्जी तू ही खा, नहीं तो मार मार कर खाल खींच लूँगा। उसे बेबस होकर पतली की पूरी सब्जी अपने गले से उतारनी पड़ी थी। इनकार करती तो करीम के हाथ में जो आता उससे मार मार कर उसका भूकस निकाल देता। इस घटना से भयभीत होकर वह इतनी बीमार पड़ी कि उसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया। पर करीम के माँ बाप यही कहते, काम के डर से बहाना बना रही है, चल उठ काम कर, हमारे घर में तेरे ये नखरे नहीं चलेंगे। उसे लाचार होकर बिस्तर से उठना पड़ता। कदम कदम पर चक्कर आता तो पूरा घर खिल्ली उड़ाकर कहता, देखा कुल छन कैसी नजाकत दिखा रही है। हाथ में हार कर उसने करीम से कह दिया, देखिए मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भिजवा दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह, क्या मैं तुझे इसीलिए निगाह करके लाया हूँ कि तू अपने माँ बाप के यहाँ अपनी हड्डियाँ गलाए। अगर फिर कभी जाने का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। इन जानवरों के बीच में वह विवश सी हो गई। घर जाने का नाम उसकी
जबान पर आते ही ये लोग भूखे गेंदों की तरह उसके शरीर पर टूट पड़ते। अगर उसकी पड़ोसी निर्मला उसका ध्यान न रखती और उसे वक्त पर चोरी छिपे दवा लाकर न देती तो वह कभी की इस दुनिया से कुछ कर हो गई थी। करीम ने उस दिन फिर उसे बुरी तरह मारा था। इस स्थिति को सहते सहते उसे करीब 3 साल हो गए थे। उसकी स्थिति उस बहसी कमाई के हाथों में बंधी बकरी की तरह थी जिसका हलाल होना तय था। इस मुसीबत के समय उसे एक ही हमदर्द चेहरा नजर आता और वह था अमजद का। यह सही था कि उसने मोमेरा बहन होने की वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। पर जब उसे यह पता चला कि जरीना का निकाह करीम से हो रहा है तो वह दौड़ा दौड़ा मामू के पास आया था और उनसे बोला था, अरे मामू, जरीना बहन को कहाँ दे रहे हो? वह लड़का तो बिल्कुल गधा है, अपनी समझ से तो काम ही लेना नहीं जानता। जो माँ बाप कहते हैं बस आंख नीच कर वही करने लगता है, चाहे वह ठीक हो या गलत। जरीना वहाँ जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। वे लोग उसे अपने पैर की जूती बनाकर रखेंगे। पर अमजद की बात को किसी ने नहीं माना और जो होना था वही हुआ। विदा के वक्त अमजद ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा था, पगली, तू रोती क्यों है? अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो अपने इस भाई को याद कर लेना। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे हर दुख दर्द में तेरे काम आऊँगा। जरीना ने किसी तरह जीवन के 3 साल बिता दिए पर अब उससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसने सोचा अब उसे उस शख्स का दामन थामना ही होगा जो सही माने में उसका हमदर्द है। फरजाना भाभी यानी अमजद की बीवी भी कई बार उसके घर आई हुए उसकी खैरियत पूछती तो जरीना हमेशा हंसकर यही कहती, ठीक हूँ भाभी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब वह मार खाकर सिसक रही होती ठीक उसी वक्त फरजाना वहाँ पहुँच जाती। इसी वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बड़ा कठिन होता है। भाभी भी चेहरा देखकर समझ जाती थी पर घर के अन्य लोगों की मौजूदगी में कुछ बोल नहीं पाती थी। आखिर वे चुपचाप चली जाती। कुछ अरसे बाद अमजद का दूसरे शहर में तबादला हो गया। एक रहा सहा आसरा भी दूर हो गया। उस रोज घर में कोई नहीं था। मार और दर्द से उसका बदन टूट रहा था। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने बहसी पति के नाम एक लंबा खत लिखा और उसे मेज पर रखकर घर से निकल गई। 2 बजे की ट्रेन पकड़कर शाम को वह अमजद के शहर पहुंची। रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। टैक्सी से उतरकर वह बूझे मन से घर की धोकड़ी की और बढ़ गई। सामने से आती फरजाना भाभी उसे देखते ही चौंकी। अरे जरीना, तू कब आई? वह भाभी को सलाम कर सोफे पर बैठते हुए धीमे से बोली, बस सीधे घर से चली आ रही हूँ भाभी। फरजाना उसके मेले कुचेले कपड़ों और रूखो बालों को एक टक देखती रही। फिर क्षण भर बाद बोली, यह अपनी क्या हालत बना रखी है जरीना? भाभी के शब्दों से उसके धैर्य का बांध टूट गया। जो आंसू अब तक जब थे वे फरात नदी की तरह वह निकले। अरे तू रो रही है? भाभी ने दिलासा देते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। चल जरीना, हाथ मुँह धो, कपड़े बदल और जो कुछ हुआ उसे भूल जा। भाभी के बहुत आग्रह करने पर वह उठी, बाथरूम गई और हाथ मुँह धोया पर कपड़े तो वह सब वहीं छोड़ आई थी। मैले कपड़े पहनकर जब वह बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भाभी अपनी उड़ना लाल साड़ी लिए उसके इंतजार में खड़ी थी। जरीना, ये लो, इसे पहन लो।
मैं तब तक खाने का इंतजाम करती हूँ। मगर भाभी, मैं यह अगर मगर नहीं सुनने वाली। लो, इसे पहन लो। भाभी के ये सब सुनकर उसे साड़ी लेनी पड़ी। भाभी साड़ी थमाकर रसोई घर में चली गई और वह भी बुझे दिल से साड़ी पहनकर रसोई घर में जा पहुंची। भैया कब आएंगे भाभी? अपने भैया की मत पूछो जरीना। वर्दी पहन ली तो सोते ही सारी जिम्मेदारी जैसे इन्हीं के कंधों पर है। मुहर्रम के दिनों में तो इस कदर मशगूल थे कि घर का होश ही नहीं रहा। एक दिन पहले सबको बुलाकर चेतावनी दे दी कि ताजिए का जुलूस निकालना हो तो शांति से, नहीं तो सब इंस्पेक्टर अमजद खां सबको ठिकाने लगा देगा। नतीजा बड़ा खुशगवार रहा। और अब होली का समय आ गया है। तुम तो जानती हो, इतने अच्छे त्योहार पर भी हिंदुओं मुसलमानों में दंगा फसाद हो जाता है। वे यह नहीं समझते कि हम जो मुसलमान हुए हैं वे अरब से नहीं आए, बल्कि यही के हिंदू भाइयों से कटकर बने हैं। खैर छोड़ो, कहाँ की बातें ले बैठी हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हो। आराम से रहो, जब जी चाहे अपने हबीब के पास चली जाना। हमारे हबीब तो अपनी बीवी से बात करने के बजाय थाने से ही प्यार किए बैठे हैं। भाभी के अंतिम वाक्य पर वह हंस पड़ी। अरे भाभी, फक्र करो, आपको ऐसा शौहर मिला है जो अपनी ड्यूटी को तो समझता है। अरे तुम क्या जानो, अभी होली में उनका करिश्मा देखना। पूरे 20 घंटे की ड्यूटी कर रात को घर आएंगे, आते ही कहेंगे फरजाना, अरे होली के पेड़े तो खिलाओ जो कमला भाभी के यहाँ से आए हैं। तू तो कुछ बनाती नहीं। अब तुम ही सोचो, ऐसे खुश्क महलों में किसका दम नहीं घुटेगा। कहने को तो कह देंगे, अरे बेगम, पड़ोस में इतने लोग थे, हटकर खेल लेना था उनसे। हम पुलिस वालों की होली तो दूसरे दिन होती है, और फिर दूसरे दिन तौबा तौबा जरीना, तुम देखोगी तो घबरा जाओगी। इतना हिंदू भाई होली नहीं खेलते जितना कि ये खेलते हैं। इनकी देखा देखी मोहल्ले वाले भी इस जश्न में शामिल हो जाते हैं। वह भाभी की बात टुकुर टुकुर सुनती रही। भाभी, यह सब सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मुसलमानों और हिंदुओं के अनेक त्योहार है। अपने यहाँ जो महत्व ईद का है वही हिंदुओं के यहाँ होली का है। होली के रंगों में सारी दुश्मनी घुल जाती है। मुझे तो 3 साल से होली खेलने का मौका नहीं मिला। वह भी इत्तेफाक था कि होली से 2 माह पहले ही शादी हो गई। इस दौरान मैंने न गृहस्थी का सुख जाना न पति का। मैं तो एक तरह से पैर की जूती बनकर रह गई हूँ, जो पैरों में पड़ी बस घिसती रहती है और तले के बिल्कुल घिस जाने के बाद फेंक दी जाती है। कहते हैं उसने भाभी को अपनी पीठ दिखलाई, जिस पर मार के काले निशान पड़े थे। भाभी ने उन्हें देखकर अपनी आंखें मूंद ली, फिर थरथराते लंबों से बोली, पगली, मैं तो उस दिन ही समझ गई थी जब तेरे घर आई थी, पर कह न सकी। तुम्हारे घर में लोग जो मौजूद थे, आने के बाद इनसे कहा तो ये बुरी तरह तमतमा उठे थे। बोले कि उस करीम के बच्चे को अभी सबक सिखाता हूँ। वह तो मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया, नहीं तो ये तो तुम्हारे करीम को हथकड़ी लगाकर थाने में बिठला देते। अब तुम आ गई हो, तुम्हारे ख्याल से हम वाकिफ हो गए हैं। चलो, अब कोई कार्रवाई करने से फ़ायदा भी रहेगा। हाँ, अपने को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, अब तक तो तुम्हें बगावत कर देनी चाहिए थी। खैर, देर आदत तो दुरुस्त आदत। जरीना और फरजाना आपस में बातें कर रही थी। फिर अमजद भी आ पहुंचा। वर्दी में उसका चेहरा रोब से दमक रहा था। आते ही वह सोफे पर बैठकर चिल्लाया, फरजाना, ओ फरजाना आई।
फरजाना ने जाते जाते जरीना से धीमे से कहा, देखा जरीना, हमारे मियाँ को हमारे बिना चैन नहीं, पर तुम यही रहना, मैं उन्हें हैरत में डालना चाहती हूँ। फरजाना तेजी से बाहर गई और जरीना अपनी ज़िंदगी की तुलना फरजाना भाभी से करने लगी। कितनी मोहब्बत है इन दोनों में, और एक वह है जिसे कभी भी प्यार के दो शब्द सुनने को नहीं मिले। बाहर से मोहब्बत भरा स्वर अंदर आ रहा था, क्या बीबी के बिना चैन नहीं पड़ता? यह बीबी चीज़ ही ऐसी होती है। अहमद का जवाब सुनकर जरीना मुस्कुरा उठी। अरे छोड़िए भी, लगता है आज आपने कुछ पी रखी है। अरे बेगम, जिस दिन से तुमसे शादी हुई है हम तो बिन पिए ही मतवाले हो गए हैं। ओ जरीना भी, अपने भाई को समझाओ। भाभी की आवाज़ सुनकर जरीना फौरन बाहर आ गई और अमजद को सलाम करके मुस्कुराने लगी। अमजद जरीना को देखकर घबरा गया, फिर पसीना पोंछकर सलाम का उत्तर देते हुए बोला, कब आई मुन्नी? चंद लम्हे हुए ही भाईजान। फरो डार्लिंग, हमारे बहन को नाश्ता वगैरह दिया? वह तो आपका इंतज़ार कर रही थी। तो चलो सब एक साथ बैठकर खाएं। खाने के दौरान बातों का क्रम चला तो अमजद बोला, तेरे आने का कारण मैं समझ गया हूँ जरीना। मैं जानता हूँ करीम निहायत घटिया दर्जे का इंसान ही, उस पर बातें का नहीं डंडे का असर होता है। मैं तो तेरा निकाह उसके साथ करने के शख्स खिलाफ था, मगर तुम तो जानती हो अपने माँ बाप का क्या। खैर तू फिक्र मत कर, उस साले को मैं ठिकाने लगाऊंगा। वैसे साला तो मैं हूँ उसका, पर अब उल्टा ही चक्कर चलाना पड़ेगा। अमजद के शब्दों से फरजाना इतनी हंसी कि उसे उठकर बाहर चले जाना पड़ा। फिर बाथरूम में उल्टी करने की आवाज़ आई। जरीना इस आवाज़ से उठकर फौरन उधर भागी। उसने भाभी को पानी देकर कुल्ला करने में मदद की और फिर उसे संभालकर अंदर ले आई और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर अमजद को की ओर देखते हुए बोली, भैया ऐसा मजाक मत करिए जिससे किसी की जान पर बन जाए। अरे इसका टाइम ही खराब है, मैं हमेशा कहता हूँ ठूस ठूस कर मत खा, वह अंदर वाला फेंक देगा। यह मानती नहीं है। अब हंसे तू ही समझा, यानी कुछ है बिल्कुल। अमजद कहने को कह गया, पर फिर तेजी से झोंक कर भाग खड़ा हुआ। इधर फरजाना भी शर्मा गई थी। भाभी, हमारा इनाम? पूरा घर तुम्हारा है, जो चाहे ले लो। वह तो ठीक है भाभी, पर हम तो चाहते हैं कि वह होने वाला पहले हमारी गोद में खेले। इस घर पर फरजाना ने प्यार से जरीना के गाल पर एक हल्की सी थप्पड़ लगा दी। जरीना जिस दिन से अमजद के घर में आई उसी दिन से ही उसने उसके घर का सारा काम संभाल लिया। इस पर भाभी कहती, देखो जरीना, हमें आलसी मत बनाओ। बुजुर्गों ने कहना है काम करते रहो, इससे बच्चा होने के समय तकलीफ नहीं होती, और तुम हमें बिठाए रखती हो। अपनी ननद के रहते आप कम करेंगे भाभी। आप चाहे तो पूरे घर की दौड़ लगाइए, कसरत होती रहेगी। इस पर फरजाना हंस पड़ती। घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण जरीना अपने उस अतीत को धीरे धीरे भूलने लगी जिसकी आंच में उसका बदन 3 साल तक जलता रहा था। करीम ने भी उसकी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की थी। होली से 5 रोज पहले जरीना अमजद को चाय देने गई तो उसने उसे अपने समीप बैठाते हुए पूछा, यह करीम तुझे कितना चाहता है मुन्नी? इस पर जरीना ने सिर झुकाकर कहा, भाईजान, मैंने तो आज तक उनकी आंखों में प्यार जैसी चीज़ पाई ही नहीं। 3 साल में कई मुस्लिम त्योहार आए और गए, मगर उन्होंने एक बार भी मुझे मायके नहीं भेजा। होली से हमारे घर का काफ़ी लगाव है। एक दिन में मैंने उनसे कहा कि हम लोग भी अपने हिंदू दोस्तों को बुलाकर होली का जश्न मनाएं।
इस पर वे भड़क उठे और लगे गालियां देने। कुछ भी हो मुन्नी, मर्द के दिल के किसी कोने में उसकी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत का जज्बा जरूर होता है। सवाल है उसे जगाने का। अमजद ने चाय पीकर जाने से पहले जरीना से मुस्कुराते हुए कहा, देख मुन्नी, इस बार की होली में प्यार जैसी चीज़ ज़्यादा उभरनी चाहिए। हम पूरे घर वाले एक साथ इस होली को मनाएंगे। हाँ, मेरे स्टाफ के लोगों के लिए तुम लोग कुछ मिठाई बना लो तो अच्छा रहेगा। जैसी आपकी मर्जी भाईजान। उस रात को फरजाना और जरीना रात भर जाकर मिठाई बनाने में मशगूल रही। पड़ोस की कमला भाभी भी उन्हें सहयोग देने आ गई थी। सवेरा होने से पहले ही अमजद थाने से आ गया। फरजाना उसे देखकर हैरान रह गई। जनाब, आज तो आपकी होली थाने में होती है, यहाँ कैसे पहुँच गए? देखो बेगम, हमारी बहन आई है और हम आज इसी खातिर थाने से छुट्टी लेकर आए हैं। और अमजद ने आगे बढ़कर फरजाना के चेहरे पर ढेर सारा गुलाल मल दिया। जरीना भैया और भाभी की इस कसमकस के दौरान हंसती मुस्कुराती रही। जरीना, यह ले, तू भी अपनी भाभी को लगा। मैं कमला भाभी और दूसरे लोगों से मिलकर आता हूँ। अमजद उसे गुलाल थमाकर बाहर चला गया और जरीना ने तेजी से आगे बढ़कर फरजाना के मुंह पर गुलाल मल दिया। फरजाना इस पर झिंकती हुई बोली, आज तो तुम दोनों मुलाओं के बीच में बिमोल मारी गई। फिर फरजाना ने भी आगे बढ़कर जरीना के चेहरे पर गुलाल मल दिया। इतने में मोहल्ले की और औरतें भी आ गई और सबने खूब मिलकर एक दूसरे पर रंग डाला। 12 बज के करीब अमजद लौट आया। उसके साथ करीम भी था। जरीना करीम को देखकर चौंकी। दोनों के चेहरे रंगों से पुते हुए थे। अपने बदन पर एक बूंद रंग का छींटा न लेने वाले करीम की गत देखकर जरीना आश्चर्य में डूब गई। अमजद के साथ करीम को आता देखकर फरजाना ने जरीना से कहा, जरीना, हमारे मियाँ तुम्हारे मियाँ को भी लाइन पर ले आए हैं। रंग की बाल्टी तैयार करो। नहीं भाभी, मैं यह नहीं कर सकती। क्यों? बस दिल नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई, मगर मैं क्यों चूकूं? फरजाना ने उन लोगों के अंदर आते आते रंग की बाल्टी तैयार कर ली और जैसे ही वे अंदर घुसे उन दोनों पर रंग भरी बाल्टी उड़ेल दी। अरे भाभी जान, यह क्या कर रही है? करीम ने अपने चेहरे को बचाते हुए कहा। करीम के इस स्वर से जरीना चौंकी। करीम का इतना मधुर स्वर तो उसने आज पहली बार सुना था। अरे मियाँ, वहाँ देखो, जरीना को पकड़ो और रंगों से सराबर कर दो। अमजद के ये शब्द सुनते ही जरीना अंदर को भागी। करीम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उस पर रंग डालते हुए बोला, माफ़ नहीं करोगी जरीना, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, पर अमजद भाईजान ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम मुझे जो चाहे सजा दो जरीना। करीम की बाहों में बंधकर शीर्षक उठी। जरीना, खुशी के मौके पर रोते नहीं। फरजाना, मिठाई लाओ। ये दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे जिससे इन दोनों के बीच की दूरी मिट जाए। अमजद की इस बात से जरीना और करीम भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। फरजाना अंदर से रसगुल्ले उठा लाई और दोनों के हाथों में थमाकर बोली, अब शुरू हो, आ जाओ। जरीना ने कांपते हुए करीम के मुंह में रसगुल्ला ढूंढ दिया और करीम ने जरीना के मुंह में। फिर अचानक ही करीम ने जरीना के हाथों को लेकर चूम लिया। अमजद चिल्लाया, वाह क्या बात है, इसे कहते हैं ईद में बिछड़े और होली में मिले। फरजाना, देखो इन दोनों को। फरजाना करीम को अंदर ले गई तो जरीना ने अमजद को अकेले पाकर उससे धीमे से पूछा, भैया ये आए कैसे? वाह, आता क्यों नहीं?
अपना उदाहरण दिया। ठीक है, माँ बाप से प्यार करो, मगर इसके माने ये नहीं है कि बीवी से मुंह मोड़ लो। फिर शादी क्यों की थी? वैसे वह मुझसे काफ़ी घबराता है। पहले तो वह मुझे सिर्फ तुम्हारा फुफेरा भाई और दूर का ही रिश्तेदार समझता रहा, पर संबंधों की घनिष्ठता और फिर थाने जाकर हथकड़ी पहनकर बैठने के बजाय सोचा चलो अपनी बीवी से माफ़ी मांगना ही अच्छा है। मैंने उसका दिमाग पूरी तरह साफ कर दिया है। अब कहीं भी टूट फूट नहीं है। अब तो इसका ट्रांसफ़र भी इसी शहर में हो गया है। सच भाईजान? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? जाकर खुद उसी से पूछ ले। इस पर जरीना शर्मा गई। वह रंगों के चित्राए बादल से अपने सुंदर भविष्य को देख रही थी। पैर की जूती इस होली से गले का हार जो बन गई थी। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।